Hello, dear students. Welcome back to your own study platform after a long period of time. और आपके नए सेशन के लिए फॉर 11th क्लास ये पहला वीडियो है और हर वीडियो यहाँ पे बहुत ही डिटेल आपके होंगे टॉपिक वाइज और जहाँ तक पॉसिबल होगा एक वीडियो में जितना ज़्यादा हम कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट वन। जो चैप्टर है आपका फर्स्ट, द लिविंग वर्ल्ड। जो आपका फर्स्ट चैप्टर कौन सा है 11th क्लास का? द लिविंग वर्ल्ड। यहाँ पे आप जस्ट जनरल लिविंग वर्ल्ड के बारे में जनरल चीज़ें पढ़ेंगे कि कोई भी जो ऑर्गेनिज्म है उसे लिविंग कब कंसीडर किया जाता है। ठीक है, कोई भी जो ऑर्गेनिज्म है उसको कैसे लिविंग में कैटेगराइज किया गया है, वही किस बेसिस पे, जो हायरार्की है उसमें टेक्सोनोमिक एड है, उन सब के बारे में आप पढ़ेंगे। तो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट वन, राइट। तो फर्स्ट आपका यहाँ पे है कि व्हाट इज़ लाइफ एक्चुअली। तो लाइफ इज़ अ यूनिक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन। किन चीज़ों का? मॉलिक्यूल्स का। हमारी बॉडी में कौन कौन से मॉलिक्यूल हैं? हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स हैं, है ना, प्रोटीन्स हैं, फैट्स हैं, अमीनो एसिड है, न्यूक्लिक एसिड्स हैं, राइट। बहुत सारे बायोमॉलिक्यूल्स हैं दैट एक्सप्रेस इटसेल्फ थ्रू केमिकल रिएक्शन विच लीड टू द ग्रोथ, डेवलपमेंट, रिस्पॉन्सिवनेस, एडाप्ट एक जस्ट मिनट एडाप्टेशन एंड रिप्रोडक्शन। ये सारे जो मॉलिक्यूल हैं दे डोंट एग्जिस्ट एज सिंगल आइडेंटिटी। ये एक्चुअली में क्या करते हैं, अपने आप को बहुत अलग अलग तरीक़ों से एक्सप्रेस करते हैं। भाई हमारा ग्रोथ हो रहा है तो ग्रोथ के लिए जहाँ प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है वहाँ प्रोटीन यूज़ होगा, है ना। डेवलपमेंट के लिए, रिस्पॉन्सिवनेस अलर्टनेस के लिए न्यूरल सिस्टम की रिक्वायरमेंट है तो उसमें केमिकल यानी बायोमॉलिक्यूल हो सकता है आपका, जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं। ठीक है, एडाप्टेशंस में यानी हमारी बॉडी टेम्परेचर रेगुलेशन वगैरह में, या कोई भी मेंटेनेंस ऑस्मोटिक रेगुलेशन में, कहीं पे भी हमारी बॉडी कैसे भी जो मेंटेन करती है हर चीज़ को, किसी ना किसी फॉर्म में डिपेंड है किस पे, हमारी बॉडी में प्रेजेंट डिफरेंट बायोमॉलिक्यूल्स पे। लाइफ क्या है? एज इट वाज टोल्ड कि सारे इन्हीं बायोमॉलिक्यूल का किसी ना किसी फॉर्म में एक दूसरे से कोरिलेशन, एक दूसरे के साथ मिलके कॉपरेशन के साथ मिलके एक्सप्रेशन, और डिफरेंट वे में। तो द ऑब्जेक्ट एग्जिबिटिंग ग्रोथ, यानी वो ऑब्जेक्ट जो ग्रोथ एग्जिबिट करते हैं, जिनमें डेवलपमेंट होता है, रिस्पॉन्सिवनेस होती है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ होती हैं, उन्हें लिविंग बीइंग कहते हैं। अब कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक होती हैं जो ये बताई हैं, ये हैं, बट कौन सी फीचर्स इनमें से डिफाइनिंग है, कौन सी नॉन डिफाइनिंग है, ये सारी चीज़ें भी मैटर करती है। ठीक है, जैसे हम किसको डिफाइनिंग फीचर मानते हैं? कॉन्शियसनेस को मानते हैं, मेटाबॉलिज्म को मानते हैं, राइट। ग्रोथ को डिफाइनिंग नहीं मानते, राइट। चलिए लेट्स सी। तो लाइक सेलुलर स्ट्रक्चर की बात है। ऑफ कोर्स किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही सेलुलर स्ट्रक्चर होता है, नॉन लिविंग में नहीं होता है। तो फर्स्ट पॉइंट आ गया आपका कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग बीइंग में सेलुलर स्ट्रक्चर, कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो एक, अगर यूनिसेलुलर हैं और मोर देन वन सेल के बने हैं, अगर वो क्या हैं, मल्टी सेलुलर है। ठीक है। प्रोटोप्लाज्म यानी आपका जो कोई भी सेल वो लेग सेल होता है या फ्लूइड कंपोनेंट ऑफ सेल होता है, उसे प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म में अगर प्रोटोप्लाज्म है, इसका मतलब वो लिविंग है। कोई भी प्लांट है, जब तक उसमें प्रोटोप्लाज्म है वो लिविंग है। लेकिन जैसे ही हमने उस प्लांट पार्ट को कट कर दिया तो उसका लिविंग कंपोनेंट क्या है, अब एग्जिस्ट नहीं करेगा, राइट। तो वो सारा क्या हो जाएगा फिर? नॉन लिविंग। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गेनाइजेशन में ऑल लिविंग बीइंग कंसिस्ट ऑफ सेवरल कंपोनेंट्स एंड सब कंपोनेंट विच कोऑपरेट विद वन अनदर एंड फॉर देयर लिविंग बीइंग। ठीक है, फॉर देयर वेल बीइंग। अब कोई भी लिविंग बीइंग में क्या है, बहुत सारे कंपोनेंट है। कंपोनेंट्स की अगर हम बात करें, हमारे पास ब्लड सिस्टम है ना, सर्कुलेटरी सिस्टम जिसमें ब्लड है, ब्लड के डिफरेंट कंपोनेंट है। हमारे पास एक्सक्रीटरी सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम में हमारे पास डिफरेंट पार्ट है, उसमें नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन में भी डिफरेंट पार्ट है। ऐसे ही अगर हम सेलुलर लेवल पे बात करें तो हमारे सेलुलर लेवल पे हमारे पास क्या क्या है, सबसे आउटर मोस्ट सेल मेम्ब्रेन है, उसके बाद उसके अंदर क्या है, साइटोप्लाज्म है, उसी साइटोप्लाज्म में सारे सेल ऑर्गेनेल हैं, है ना। देन एक न्यूक्लियस है विच इज़ कंट्रोल सेंटर। तो हर एक चीज़ का क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन है और उसके फर्दर सब कंपोनेंट्स भी हैं, राइट। नेक्स्ट है मेटाबॉलिज्म, जिसको मैंने अभी क्या कहा था, इट इज़ द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। इवन सेल स्ट्रक्चर इज बीइंग अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। तो sum total of all chemical reaction occurring in an organism due to specific interaction different type of molecule के बीच में, ठीक है,
कहाँ, किसी भी सेल के अंदर, कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। लिविंग सेल के अंदर जो भी कोई बायोकेमिकल रिएक्शन होती है, यानी इन विवो जो भी रिएक्शन होती है, इन विवो यानी विद इन लिविंग सिस्टम, वो सारी क्या कहलाती हैं, मेटाबॉलिज्म। ठीक है। एंड नेक्स्ट है आपका ग्रोथ। ग्रोथ में आप देखिए, ग्रोथ मतलब इट इज इरिवर्सिबल इंक्रीज इन मास। अगर बात किसकी हो रही है, इंडिविजुअल की, लिविंग की, राइट। वहीं अगर ग्रोथ को हमने डिफाइनिंग क्यों नहीं माना, क्योंकि ग्रोथ जो है लाइक सैंड ड्यून्स हैं, एक प्लेस से दूसरी जगह एक साथ बहुत सारा सैंड एक्यूमुलेट हो जाता है, तो वो भी किसी ना किसी फॉर्म में हो तो ग्रोथ ही रहा है। बट लिविंग में अगर ग्रोथ हो रहा है तो वो इंट्रिंसिक है, प्लस में इरिवर्सिबल है। ठीक है। चलिए, लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो ड्यू टू एडिशन ऑफ मटेरियल एंड फॉर्मेशन ऑफ सेल्स, कहाँ, विद इन द बॉडी, राइट। देन है इन प्लांट ग्रोथ कंटिन्यूस थ्रू आउट द लाइफ, एंड वेयर इन एनिमल इट अकर एट सर्टेन स्टेज। सर्टेन स्टेजेस में आ जाता है बर्थ से लेकर, है ना, जो चाइल्डहुड का पीरियड होता है उसे जुवेनाइल फेस बोलते हैं। देन नेक्स्ट आ जाती है आपकी प्यूबर्टी। पहले जुवेनाइल फेस हो गया, देन प्यूबर्टी आ गई, जिसे एडल्टहुड, सॉरी एडोलेसेंस कहते हैं। ओ सॉरी, बाय मिस्टेक आई हैव रिटन रॉन्ग स्पेलिंग। प्यूबर्टी एंड देन फाइनली आपकी एडल्टहुड आ जाता है। ठीक है, ओल्ड एज आ जाती है। तो ये डिफरेंट स्टेजेस है। तो यहाँ पे हमेशा लाइफ टाइम ग्रोथ नहीं होता, लेकिन प्लांट के केस में लाइफ लॉन्ग ग्रोथ चलता ही रहता है। नेक्स्ट है आपकी कॉन्शियसनेस। इट इज अगेन वन ऑफ द व्हाट डिफाइनिंग फीचर, राइट। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म आर अवेयर ऑफ देयर सराउंडिंग एंड रिस्पॉन्ड टू द एक्सटर्नल स्टिमुलाई इन डिफरेंट मैनर्स। इवन प्लांट भी आपने पढ़ा होगा कंट्रोल कोऑर्डिनेशन 10th में, तो वो भी डिफरेंट मैनर में आपके जो स्टिमुलाई हैं उनसे रिस्पॉन्ड करते हैं। देन बात करते हैं हीलिंग एंड रिपेयर। हीलिंग और रिपेयर में अगर हम बात करें कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो हील करता है और रिपेयर करता है, किसको, जो उनके ब्रोकन या इंजर्ड पार्ट हैं या लॉस्ट पार्ट है किसी भी सेल के या किसी भी ऑर्गेनिज्म के बॉडी के। देन हील करता है मैंने कहा, ठीक है। रीजनरेशन सेल का कर सकता है, कंप्लीट ऑर्गन का हर ऑर्गेनिज्म, स्पेशली मल्टी सेलुलर तो बिल्कुल नहीं कर सकते। मूवमेंट की बात करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म शो मूवमेंट, ठीक है, ऑफ देयर बॉडी पार्ट्स और मे इवन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, जिसे लोकोमोशन कहते हैं। और जो कि किससे शो होता है, एनिमल से। किस लिए करते हैं लोकोमोशन, फॉर द सर्च ऑफ फूड, फॉर द शेल्टर, टू प्रिवेंट देमसेल्फ और देयर कोई भी जो प्रेडेटर्स है उनसे, है ना। तो मूवमेंट को हमने फिर डिफाइनिंग में क्यों नहीं माना, क्योंकि हवा से चलने से कोई भी नॉन लिविंग पार्टिकल जो है वो भी अगर एक जगह से दूसरी जगह चला जाए तो वो भी है तो मूवमेंट, राइट। बट वो उसने इटसेल्फ इंटेंशनली नहीं किया, उसका कोई इंट्रिंसिक रीजन नहीं था, वो एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से हुआ। नेक्स्ट आ जाता है रिप्रोडक्शन पे। तो रिप्रोडक्शन मीन्स इट इज द एबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल टू गिव राइज द न्यू इंडिविजुअल ऑफ देयर ओन काइंड, सेम काइंड। और इसमें क्या होता है, डिफरेंट मोड होते हैं, सेक्सुअल, एसेक्सुअल, वेजिटेटिव, है ना। ये सब चीज़ें कहाँ है, एक नया ऑर्गेनिज्म बनाने में हेल्प करते हैं। इसमें क्या होता है, जो सर्वाइवल है इंडिविजुअल का उसके स्पीशीज के रिक्वायरमेंट के लिए है, उसके पॉपुलेशन की सस्टेनेंस के लिए है। लेकिन अगर हमारे पास इतना बड़ा पत्थर है, मैंने उसको फेंक दिया, उसके छोटे टुकड़े हो गए, तो उसने उस पत्थर जैसे बहुत सारे टुकड़े हो गए। ऐसे अमीबा में भी तो 1 से 2 बनते हैं। तो क्या ये स्टोन का टूटना भी रिप्रोडक्शन है? एक तरीके से नंबर तो उसका भी बड़ा है, बट वो इंट्रिंसिक नहीं था, स्पीशीज कॉन्टिन्यूशन के लिए नहीं था, एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से था। तो इसलिए ये, इसीलिए हमने इसको क्या किया है, नॉन डिफाइनिंग फीचर में कंसीडर किया है। देन लास्ट है डेथ। अब डेथ देखो दो टाइप की होती है, एक होती है नेचुरल डेथ, जो कि देखो लाइफ स्पैन एक होता है वर्ड जो आप 12th में पढ़ेंगे। लाइफ स्पैन मतलब होता है द टाइम फ्रॉम बर्थ टू द नेचुरल डेथ। नेचुरल डेथ का मतलब है वो हर लाइफ के स्टेजेस को क्रॉस करते हुए जब कहीं भी लास्ट स्टेज पे पहुंचे और तब अपनी बॉडी को क्या करे, छोड़ दे, राइट। यानी उसके सारे मेटाबॉलिक रिएक्शंस वगैरह सब स्टॉप हो जाए। तो डेथ मीन्स स्टॉपेज ऑफ वेरियस लाइफ एक्टिविटी accompanied by the increase in entropy is called death। ठीक है। ये किस वजह से होता है, बिकॉज ऑफ एजिंग। अगर अननेचुरल है तो डिजीज, एक्सीडेंट, प्रिडेशन, प्रिडेशन यानी किसी ने शिकार कर लिया, राइट। अब नेक्स्ट है ऐसे ही आपका सिस्टमैटिक एंड टेक्सोनोमी। सिस्टमैटिक क्या होता है एक्चुअली में, तो सिस्टमैटिक आपकी
साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम बेसिकली जो डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म है और उनके बीच में कंपैरेटिव और इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है और उनको ग्रुप करने की बात होती है, उनको अरेंज करने की बात होती है। कहाँ पे? एट एवरी लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, कहाँ से? देखो, एक क्लासिफिकेशन का आगे आएगा आपका कि आपका स्पीशीज लेवल से, है ना, देन जीनस, देन ऐसे करते हैं फाइनली किंगडम में। क्लियर? तो स्पीशीज लोएस्ट एक्सॉन से लेकर हाईएस्ट एक्सॉन तक कुछ कैरेक्टर्स के बिहाफ में उसको अरेंज करना, राइट? ये सारा करे इसीलिए रहे। इवोल्यूशनरी रिलेशन का मतलब है फाइलोजेनेटिक रिलेशन की बात करते हैं यहाँ पे। तो सिस्टमैटिक इज द साइंस दैट डील्स विद द डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, राइट? उनके बीच में कंपैरेटिव, भाई किस रीजन से हमने इस एक को प्लांट में और एक को एनिमल में कंसीडर किया, किस रीजन से हमने एक को फंजाई और एक प्लांट कंसीडर किया है। तो कंपैरेटिव प्लस में इवोल्यूशनरी रिलेशन, है ना, एंड ग्रुपिंग ऑफ देयर ऑर्गेनिज्म एट एवरी लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन राइट फ्रॉम द स्पीशीज टू द किंगडम। देन अगर हम बात करें नेक्स्ट की कि द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड इन वेरियस ग्रुप, किस बिहाफ पे? जो उनके कैरेक्टरिस्टिक हैं, है ना, किस चीज़ के? देखो बेसिकली 4 स्टेप होते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म को सिस्टमैटिक के हिसाब से अरेंज करने के लिए। हम उसको सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे, है ना, नॉमेनक्लेचर करेंगे और फिर क्लासिफिकेशन करेंगे। या वैसे अगर हम एनसीईआरटी के बिहाफ पे बात करें तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? कैरेक्टराइजेशन, किसी भी ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टराइजेशन करेंगे। सेकंड स्टेप करेंगे हम आइडेंटिफिकेशन का, है ना। थर्ड स्टेप करेंगे हम उसका, किसका? क्लासिफिकेशन का। और ना लास्ट स्टेप जो है वो है उसके नॉमेनक्लेचर का, यानी उसको नेमिंग देना, ऐसा नेमिंग जो पूरे वर्ल्ड लेवल पे जो एक्सेप्टेबल हो। ठीक है, तो ये आपके 4 सीक्वेंस में स्टेप है जो यहाँ पे आगे बिल्कुल सीक्वेंस में दे रखा है। तो बेसिस ऑफ सिस्टमैटिक स्टडी क्या है एक्चुअली में? तो फर्स्ट वन कैरेक्टराइजेशन। तो ऑर्गेनिज्म टू बी स्टडीज इज डिस्क्राइब्ड बाय ऑल इट्स मॉर्फोलॉजिकल। सबसे पहले तो ऑब्वियसली किसी भी ऑर्गेनिज्म को स्टडी किया जाता है तो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर स्टडी किए जाते हैं, उसके बाद एनाटॉमी पे जाया जाता है। ठीक है, एंड देन अदर कैरेक्टरिस्टिक जिसमें एनाटॉमी वगैरह कंसिडर होती है। देन सेकंड स्टेप है उसका आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन में इट इज़ द फाइंडिंग, भाई जो हमने ऑब्जर्व किया, कैरेक्टर्स जो देखे, उसके बिहाफ से हमने उसको क्या एग्जैक्टली करेक्टली फाइंड किया। तो इट इज़ द फाइंडिंग ऑफ करेक्ट नेम एंड प्लेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन अ सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, एंड इट इज़ डन विद द हेल्प ऑफ जो डिफरेंट टेक्सोनॉमिकल एड हम आज पढ़ेंगे उसमें, keys, and this is carried out by determining similarities and with already known organisms। भाई आखिर में ऐसा क्या है जिस जो सेम है, भाई इसको सेम कैटेगरी में रख रहा है, या डिफरेंट है जो डिफरेंट कैटेगरी में रख रहा है। देन लास्ट है क्लासिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन के बिहाफ में हमने उसको क्लासीफाई कर दिया, कहाँ? उसको प्लेस कर दिया। ठीक है, ऑफ एन ऑर्गेनिज्म और ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, कहाँ पे? डिफरेंट कैटेगरीज में, टू अ पर्टिकुलर सिस्टम विच इज बेस्ड ऑन, किस बेसिस पे? जो हमने ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर देखे, बट फंडामेंटल कैरेक्टर एंड इट कन्फर्मिटी विद द नॉमेनक्लेचर सिस्टम। ठीक है, और जो हायरार्की है, हायरार्की यानी अरेंजमेंट, जो अभी हमने स्पीशीज से किंगडम की बात की वहां तक, तो हायरार्की इज मेंटेन फॉर दीज कैटेगरीज क्लासिफिकेशन, राइट? जहाँ हायरार्की याद आए वहीं ध्यान रखिएगा क्लासिफिकेशन की बात हो रही है। देन लास्ट वन है नॉमेनक्लेचर। इट इज द साइंस ऑफ प्रोवाइडिंग द डिस्टिंक्ट यूनिक नेम, राइट, proper name of organism so that it can be easily recognized and differentiated from the other ones। ठीक है, let's see the next। ये नेक्स्ट है आपका टेक्सोनोमिक हायरार्की। हायरार्की मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, हायरार्की मीन्स क्या होता है कि क्लासिफिकेशन। ठीक है, हायरार्की मीन्स क्या बात कर रहे हैं हम? क्लासिफिकेशन की। तो लेट्स सी कैसे। तो टैक्सोनोमिक हायरार्की इज द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, कैसे? इन अ डेफिनाइट सीक्वेंस, किस चीज़ की? कैटेगरीज की, जिन्हें हम टैक्सोनोमिक कैटेगरी कहते हैं। कहाँ से? डिसेंडिंग ऑर्डर, ये आपका डिसेंडिंग ऑर्डर है। सबसे ऊपर, सॉरी ये उल्टा बना रखा डायग्राम, ये आपका डिसेंडिंग ऑर्डर है। सबसे बड़ी जो कैटेगरी है वो किंगडम की, एंड जो लोएस्ट टैक्सोन है वो किसकी है? आपकी स्पीशीज की, राइट? तो ईच टैक्सोनोमिक कैटेगरी, जिसको हमने टैक्सोन कहा है, यानी स्पीशीज एक अलग टैक्सोन है, जीनस एक अलग टैक्सोन है, राइट? तो विच इज़ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन एंड रिप्रेजेंट एनी लेवल ऑफ ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म, जिनके बेसिकली क्या क्या कैटेगरीज है। देखो ये लोएस्ट टैक्सोन है
जिसको जॉन रे ने दिया था। ये किसने दिया था जो टर्म है, जॉन रे ने। अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल विथ सिमिलर मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बाकी की डेफिनेशन तो वेरी इजी है, ठीक है। तो सिमिलर मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर विच आर एबल टू ब्रीड अमंग देमसेल्व्स, जैसे कैट की स्पीशीज आपस में ब्रीड कर सकती है अपनी नई पॉपुलेशन, अपनी जनरेशन को बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो दैट मीन्स दे कैन प्रोड्यूस देयर ओन काइंड। तो इंटरब्रीडिंग जो हैं ऑर्गेनिज्म, उन्हें हम एक स्पीशीज में रखते हैं, ठीक है। जैसे कैटल्स में से गायें आपस में जो जो ब्रीड कर सकती हैं, है ना, यानी गाय की स्पीशीज जो है आपस में ब्रीड कर सकती है वो एक ही स्पीशीज में, लेकिन गाय और बफेलो की नहीं कर सकती, काव और बफेलोज नहीं कर सकती। तो इसलिए उनका स्पीशीज अलग हो जाएगी बट जीनस सेम हो जाएगा। तो पॉइंट समझ आ गया आई होप। देन हम बात करते हैं, यहाँ आप देखो ये जो डायग्राम है इसकी हेल्प से आपको समझ आ जाएगा कि जितनी ज़्यादा स्पीशीज जो कोरिलेट करती है वो सेम जीनस में है। तो ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज विच रिजेंबल टू वन अनदर इन सर्टेन कोरिलेटेड कैरेक्टर, जैसे काउ और बफलोज, है ना। तो दे आर मोनोटाइप जीनस हैज ओनली वन स्पीशीज वेयर पॉलीटाइप जीनस में हैव मोर देन वन स्पीशीज, राइट। मोनोटाइप यानी जिसमें एक ही स्पीशीज हो किसी भी ऑर्गेनिज्म की, और वो एक हो सकता है एक ही सेम जीनस में बहुत सारी स्पीशीज है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है फैमिली। अब ये डायग्राम फिर से नीचे ऐसे पॉइंट आउट कर रहा है, यानी बहुत सारी कोरिलेटेड जीनस जो है, जो सिमिलर जीनस जो है वो एक फर्दर कैटेगरी में है। तो इट इंक्लूड वन और मोर रिलेटेड जेनेरा, ठीक है, यानी जीनस डिफरेंशिएटेड फ्रॉम अदर फैमिलीज बाय सर्टेन कैरेक्टर, उन्हें हम एक फैमिली में रखते हैं। देन बात करते हैं ऑर्डर की। ऑर्डर मतलब अगेन डायग्राम के हिसाब से ध्यान रखो, बड़ी इजी डेफिनेशन है सबकी, प्रीवियस का आपको एज इट इज लिखना है। तो ऑर्डर में वन और मोर रिलेटेड फैमिलीज, देन क्लास में वन और मोर रिलेटेड ऑर्डर्स। देखो प्रीवियस का रिलेशन, स्पीशीज जस्ट आपको डेफिनेशन याद करनी है जिसमें मैक्सिमम सिमिलैरिटीज है, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर हैं और इंटरब्रीडिंग कर सकते हैं। उसके बाद स्पीशीज जितने भी आपकी हैं, मतलब वी कैन से कि रिलेटेड स्पीशीज एक जीनस में, डिफरेंट रिलेटेड जीनस एक फैमिली में, डिफरेंट रिलेटेड फैमिली एक आपके उसमें, ठीक है। तो इस तरीके से आप सारे याद कर सकते हैं। आगे देखिए, ये रहा आपका। तो नेक्स्ट है आपका ऑर्डर के बाद क्लास, यानी डिफरेंट जो हैं रिलेटेड ऑर्डर्स हैं वो सेम क्लास में आ जाएंगे। अब बात आती है फाइलम की। देखो फाइलम और दो चीज़ें होती हैं, फाइलम और डिवीजन। डिवीजन कहाँ यूज़ होगा? डिवीजन यूज़ होगा इन केस ऑफ प्लांट, और फाइलम यूज़ होगा इन केस ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन। तो इसमें सारे जितने भी हैं डिफरेंट क्लास हैं जिनके सेम कॉमन कैरेक्टर्स हैं उनको रख दिया गया है, ठीक है। अब बॉटनिस्ट यूज द टर्म डिवीजन फॉर फाइलम, सॉरी ये फॉर नहीं आएगा, डिवीजन और फाइलम। एज आई सेड डिवीजन कहाँ? प्लांट के केस में। लास्ट है द टॉप मोस्ट टैक्सॉन, जो कि क्या कहलाता है आपका किंगडम। इट इंक्लूड ऑल द ऑर्गेनिज्म दैट शेयर अ सेट ऑफ डिस्टिंग्विश कॉमन कैरेक्टर, जैसे सभी प्लांट्स क्या हैं सेम कॉमन कैरेक्टर वाले हैं। लेकिन अगर हम उसके डिवीजन लेवल पे बात करें तो थैलोफाइट, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट है, बहुत डिफरेंस है। थैलोफाइट अलग है, ब्रायोफाइट अलग, लेकिन सभी को प्लांट किंगडम में रखा गया है। क्यों? क्योंकि वो सेम फोटोसिंथेटिक है ना। तो ऐसे ही प्लांट्स आर पुट इन प्लांट किंगडम व्हाइल एनिमल आर इन एनिमल किंगडम। तो ये हाईएस्ट मोस्ट टैक्सोनॉमिक क्या है, कैटेगरी है। आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई। तो ध्यान रहेगा ये सबसे टॉप मोस्ट टैक्सॉन कौन सा है, लोअर मोस्ट टैक्सॉन कौन सा है। लास्ट टॉपिक की हम बात करते हैं बायनोमियल नोमेनक्लेचर की। देखो बायनोमियल में बाय वर्ड आ रहा है, तो बाय यानी टू। तो जहाँ पे भी किसी भी ऑर्गेनिज्म को दो नेम से कंसीडर किया जाए वो बायनोमियल नोमेनक्लेचर में आ जाता है। तो बायनोमियल नोमेनक्लेचर क्या है? इट इज अ सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। सबसे पहली बात किसने दिया था? कार्ल लिनियस ने दिया था, है ना, हु इज अ स्वेडिश नेचुरलिस्ट। उसके हिसाब से क्या था कि ईच ऑर्गेनिज्म इज गिवन ओनली बाय वन नेम कंसिस्टिंग ऑफ टू वर्ड, जैसे पाइसम से डाइवम है, होमो सेपियंस है। तो द फर्स्ट वर्ड रिप्रेजेंट द जेनेरिक नेम which designate what, which genus to it the organism belongs, है ना, and start with the capital letter always. While the second word represent the specific epithet और specific name और species name commonly हम जिसको कहते हैं, और हमेशा small letter से represent होता है। Both word are always written in italics and underlined, अगर हाथ से लिखते हैं तो underlined है, ठीक है। चलिए लेट्स सी द नेक्स्ट थिंग। हेयर यू में सी आपके कुछ बायनोमियल नोमेनक्लेचर के एग्जाम्पल हैं।
जैसे ह्यूमन का होम्योसेपियंस, जीनस होमो, फैमिली होमिनिडे, देन प्राइमेटा, देन क्लास आपकी मैमेलिया, देन कॉर्डेटा एंड एनिमेलिया किंगडम, राइट। इनको याद करने का बड़ा इजी ट्रिक है, आपके एनसीईआरटी में जो ऐसे गिवन है किंगडम से स्पीशीज तक, तो ट्रिक है वैसे याद करने का और ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है। तो किंगडम को याद रखेंगे कैसे, किंग, तो किंग के किसने फाइलम से या वर्ड बन जाएगा फिजिशियन, या डी से डॉक्टर बन जाएगा। तो किंग के फिजिशियन ने क्लास को ऑर्डर दिया, किंग के फिजिशियन या डॉक्टर ने क्लास को ऑर्डर दिया कि फैमिली के जीन की स्टडी करें। तो इसमें सारी हाईएस्ट टू लोएस्ट टैक्सॉन याद हो जाएंगे, ठीक है। आगे नेक्स्ट देखिए, आपका डॉग का एग्जांपल है कैनिस फैमिलियरिस, जिसमें जीनस क्या हो गया, कैनिस हो गया, फैमिली क्या होगी, कैनिडे होगी, राइट। देन कार्निवोर ऑर्डर, मैमेलिया आपकी क्लास, कॉर्डेटा एंड एनिमेलिया। ऐसे ये सारे आपके नाम है, इस टेबल को आप लर्न करेंगे इजीली याद हो जाएगा। जैसे हाउस फ्लाई का है मस्का डोमेस्टिका, मैंगो का मैग्नीफेरा इंडिका, वीट का ट्राइटिकम एस्टिवम है, देन ऑसिमम सेंटकम है, किसका, तुलसी का। तो टेबल आपको जैसे याद हो जाएगी, बड़ी इजी है, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं आपका लास्ट टॉपिक है विच इज़ टेक्सोनॉमिकल एड। तो व्हाट आर द टेक्सोनॉमिकल एड एक्चुअली। तो टेक्सोनॉमिकल एड का मतलब है कि टेक्निक, प्रोसीजर्स, है ना, दीज आर द, एक तरीके से इंस्ट्रूमेंटल तरीका है ये। तो दीज आर टेक्निक्स और कुछ प्रोसीजर्स हैं इनमें, या जो कोई भी इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए हैं, किस लिए काम आते हैं, बेसिकली हम यहाँ स्टडी कर रहे हैं ऑर्गेनिज्म की, तो हायरार्की की बात करते हैं, है ना, हम लोग टेक्सॉन की बात करते हैं, तो ऑफ कोर्स उनके आइडेंटिफिकेशन में, क्लासिफिकेशन में जो हेल्प करें, तो उनको हम क्या कहते हैं, टेक्सोनोमिक एड। तो टेक्सोनोमिक एड मतलब दीज आर टेक्निक, प्रोसीजर और स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन, ठीक है। अब व्हाट आर द डिफरेंट टेक्सोनोमिक एड्स। तो सबसे पहले है हर्बेरिया। तो व्हाट द हर्बेरिया मीन्स, हर्बेरिया एक्चुअली में क्या होता है, कभी भी जब एक डेड ऑर्गेनिज्म को, किसको, डेड फॉर्म को, प्लांट की, ठीक है, डेड फॉर्म, जैसे मेरे को कोई लीफ मिली, थोड़ा यूनिक था, मुझे नहीं पता उसके बारे में, तो मैंने उसको कलेक्ट कर लिया, लीफ को लिया, कलेक्ट कर लिया, एक वाइट शीट पे उसको पेस्ट करके प्रिजर्व कर लिया ड्राई करके, और उसके बारे में मुझे कहाँ से मिली, किस दिन मैंने उसको कलेक्ट किया, क्या उसका वहाँ कॉमन नेम था, किस प्लेस से लिया था, उसका बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन या उसकी जो इन्फॉर्मेशन है सारी वो वहाँ नोट डाउन कर दी। तो बात समझ आया कि हर्बेरिया क्या है, ठीक है। तो दीज आर द ड्राइड प्रेस्ड प्लांट स्पेसिमेंस, ठीक है, जो कि माउंट किए गए हैं एक वाइट शीट पे, माउंट यानी फिक्स किए गए हैं, एंड kept systematically according to widely accepted system of classification। हर्बेरिया क्या है एक्चुअली में, रिपोजिटरी है या स्टोर हाउस है, किसके लिए, फ्यूचर के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए। ये हमें क्या देता है, इंफॉर्मेशन देता है किसी भी लोकल फ्लोरा एज वेल एज फॉर द डिस्टेंट एरिया फ्लोरा, फ्लोरा यानी ऑफ कोर्स प्लांट। इट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द इकोलॉजी ऑफ डिफरेंट प्लेसेस, कि भाई कहाँ कैसे कैसे प्लांट मिलते हैं और वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है, राइट। हैबिटेट इन्फॉर्मेशन भी हम लिखते हैं उसमें, क्योंकि द इंफॉर्मेशन इज यूजफुल इन लोकेटिंग द वाइल्ड वेराइटीज एंड रिलेटिव ऑफ इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंट प्लांट, ठीक है। इट सर्व एज वेरी क्विक रेफरल, भाई कोई भी टेक्सोनोमिक स्टडी करने हैं बहुत जल्दी हमें इससे कम समय में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। लार्जेस्ट हर्बेरियम ऑफ द वर्ल्ड इज कीव, ठीक है। नेक्स्ट है आपका बोटानिकल गार्डन्स। यहाँ हमने प्लांट की ड्राइड स्पीशीज को प्रिजर्व किया था, यहाँ हम लिविंग सैंपल को करते हैं। तो बोटानिकल गार्डन एक तरीके से जैसे नर्सरी होती है ना, वो बहुत सारी स्पीशीज होती है वैसे ही। तो दीज आर द कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट मेंटेन फॉर रेफरेंस। लार्जेस्ट बोटानिकल गार्डन इज एट मॉस्को। मोस्ट फेमस बोटानिकल गार्डन इज रॉयल बोटानिकल गार्डन कीव, ठीक है ना। जूलॉजिकल पार्क, जूलॉजिकल पार्क यानी आपने जू तो सुना ही है, दिल्ली में भी जू है, बहुत जगह पे जू है। तो जू मीन्स कहीं पे भी जो एनिमल्स को, है ना, किसको, एनिमल्स को इनक्लोज करके रखा जाता है, जहाँ पे क्या होता है, उनको प्रॉपर फूड वगैरह मिलता है, सारी चीज़ें रखी जाती हैं, ठीक है, राइट। तो जूलॉजिकल पार्क हेल्प टू स्टडी वाइल्ड एनिमल एंड देयर फूड हैबिटेट्स एज वेल। क्या क्या हेल्प करते हैं, वाइल्ड एनिमल्स को टू स्टडी अबाउट देयर फूड हैबिटेट्स। दे आर यूजफुल फॉर एक्स सिटू, क्योंकि उनके नेचुरल हैबिटेट में नहीं रखा उनको, ठीक है। कंजर्वेशन थ्रू आउट कैपिटिव ब्रीडिंग एंड एंडेंजर्ड एनिमल, यहाँ पे उन और एनिमल्स को प्रिजर्व किया जाता है जो बेसिकली क्या है, एंडेंजर्ड हैं,
नाउ द म्यूजियम, म्यूजियम आपके स्कूल के लैब, कॉलेजेस के लैब, वो सारी चीज़ें एक तरीके का म्यूजियम है। तो म्यूजियम क्या है? इट इज़ एन इंस्टीट्यूशन वेयर आर्टिस्टिक और एजुकेशनल मटेरियल्स आर केप्ट। ठीक है, सो एग्जिबिटेड टू पब्लिक, शो किया जाता है ऑफ कोर्स स्टूडेंट को या पब्लिक को। तो आप एक्चुअली में क्या है, पब्लिक को शो किया जाता है। तो दिस मटेरियल आर कलेक्शन एंड में कहाँ गया, हाँ, मे इंक्लूड स्पेसिफिक स्पेसिमेन, वर्क ऑफ आर्ट, इंफॉर्मेशन ऑफ हिस्ट्री और टेक्नोलॉजी। हम लैब की बात करें तो लैब में क्या होता है, ड्राइड स्पेसिमेन हो सकते हैं, है ना, आपके जो एनिमल स्पेसिमेन हो सकते हैं जिसको अंदर से स्टफ्ड किया गया हो, या आपके जो एसिटल्डिहाइड में प्रिजर्व किए गए, यानी जो ट्रांसपेरेंट बॉटल्स में या लिक्विड भर के प्रिजर्व किए जाते हैं, वो हो सकते हैं। तो द प्रॉपर रिकॉर्ड ऑफ मटेरियल इज केप्ट एंड केयर इज टेकन फॉर देयर प्रॉपर प्रिजर्वेशन। नाउ म्यूजियम प्रोवाइड अ चांस ऑफ एजुकेशन, क्या देता है, एजुकेशन का चांस देता है, एंड रिसर्च रिगार्डिंग मटीरियल्स। लास्ट है आपका की। अब की क्या होती है, लेट्स सी। की मतलब क्या है, जस्ट अ मोमेंट। की क्या है, ये ऐसी टेक्सोनॉमिकल एड है। इट इज़ एन आर्टिफिशियल एनालिटिक डिवाइस, आर्टिफिशियल एनालिटिक डिवाइस है जिसमें क्या होती है, लिस्ट ऑफ स्टेटमेंट्स होती है। ठीक है, क्या होती है, स्टेटमेंट्स की लिस्ट होती है। डिकोटोमिक टेबल फॉर अल्टरनेट कैरेक्टरिस्टिक, यानी भाई किसी भी ऑर्गेनिज्म की कौन कौन सी पॉसिबल कैरेक्टरिस्टिक हो सकती है उस बिहाफ पे, जिसको किसी भी ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करने के लिए किया जाता है। यूजुअली यहाँ पे अल्टरनेट है, इसका मतलब कपल में होती हैं, तो यूजुअली कपलेट्स कहते हैं हम उन कैरेक्टर्स को। ठीक है, जिसे पेयर में जो हैं, और एक टर्म दिया जाता है उनको लीड, हर एक कैरेक्टर को लीड कहा जाता है। तो कपलेट ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर आर यूज्ड एंड वन पेरेंट इन द ऑर्गेनिज्म इज चूजन वाइल द अदर इज रिजेक्टेड। जैसे आपने डोमिनेंस और रिसेसिव वाला पढ़ा था ना, उसी तरीके से। तो हर स्टेटमेंट को एज लीड माना जाता है। नाउ द नेक्स्ट थिंग, सेपरेट टेक्सोनोमिक की आर यूज्ड फॉर ईच टेक्सोनोमिक कैटेगरी। जैसे फैमिली के लिए अलग की है, जीनस के लिए अलग है, स्पीशीज के लिए अलग है, सबके लिए हर टेक्सोन के लिए अलग की होती है। ठीक है, देन आ जाओ, indented key contain a sequence of choice between two or more characteristic, and bracketed key are used to contain character like the indented one, but they are not separated and by intervening subdividing characters. Instead, each character is given numbers in the bracket ताकि consider analyze करते वक्त ज़्यादा कंफ्यूजन ना रहे, इजी टू आइडेंटिफाई हो जाए। तो ये आपका 11th क्लास के फर्स्ट चैप्टर के लिए वीडियो था, एंड I'll try to make the continuous videos for every chapter, every topic. ये छोटा टॉपिक था या छोटा चैप्टर था, इसलिए बहुत जल्दी कवर हो गया, राइट? तो carry on your studies and keep learning always. And if you like the videos, keep sharing and subscribing. Thank you.